हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बिहार बीएड में पूछे गए विद्यालय में शिक्षण अधिगम का परिवेश का देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन देखते हैं। पाठ्यक्रम संबंधी सभी गतिविधियों का संग्रह, उन सभी अनुभूतियों का संग्रह जो विद्यालय चाहता है कि बच्चे आत्मसात करें। सभी अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों का संग्रह, उन अध्ययन सामग्रियों का संग्रह जिन्हें कंठस्थ कर छात्र अपनी कक्षाओं में पास करे। ठीक है, कंठस्थ करना कभी भी सही उत्तर नहीं हो सकता, कभी कंठस्थ कराना सही उत्तर नहीं होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं। पाठ्यक्रम संबंधी सभी गतिविधियां, सिर्फ पाठ्यक्रम संबंधी ही नहीं, उसमें आपको खेलना, उसमें जितना भी आपका टॉपिक दिया हो वह होता है। देखिए, उन सभी वस्तुओं का संग्रह जो विद्यालय चाहता है, विद्यालय के चाहने से और बच्चा आत्मसात, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों का संग्रह। और पाठ्यक्रम होता क्या वो जान लीजिए। पाठ्यक्रम वो होता है जो सब्जेक्ट में, कोर्स में इंक्लूड हो और जो पढ़ाया जाता हो, उसी को कहेंगे पाठ्यक्रम। ठीक है, अगला देखते हैं। कुछ छात्र विद्यालय में चुपचाप भाग जाते हैं। ऐसे छात्र की इस आदत को रोक लगाने हेतु आप क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिए, यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे विद्यालय में से क्यों भाग जाते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है, उनकी विद्यालय से भागने की इस आदत को सूचना अध्यापक प्रधानाचार्य को देंगे। तीसरा है, ऐसे बच्चों के अध्यापक अभिभावकों को उनकी इस आदत की सूचना देंगे। और लास्ट ऑप्शन इसका क्या है, कक्षा शिक्षण को और अधिक रुचिकर बनाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो देखिए, इसमें क्या होगा, कुछ विद्यालय में जो बच्चा लोग भाग जाता है स्कूल से, तो उसके लिए क्या, यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे विद्यालय से क्यों भाग जाते हैं, उसका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रटने की आदत के परिणाम स्वरूप क्या हानि, यानी रटने से क्या हानि होगा उसका देखिए। बुद्धि भोथरी हो जाती है, ऐसा नहीं होता। छात्र पाठ्यक्रम के परे कुछ और पढ़ने की रुचि नहीं लेते, ये ऑप्शन सही है। देखिए, यानी जो रटता है उसको और कुछ दिमाग में ऐसा नहीं चलता है कि और कुछ उसके अलावा सोचे। और अगले का ऑप्शन है, विशुद्ध चिंतन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाए, ऐसा नहीं है, वो सोचता भी है, ऐसा ठीक नहीं कि वो नहीं सोचेगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। सही ढंग से व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है, ऐसा नहीं हो पाता कि वो रटेगा तो उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या है, सेकेंड वाला से। नेक्स्ट देखिए, प्रभावकारी एवं अस्थायी अधिगम हेतु शिक्षार्थी के पास होना चाहिए सिर्फ सीखने की योग्यता, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ सीखने की योग्यता होना चाहिए। ठीक है, सभी अभिप्रेरणा या मोटिवेटेड हो, ऐसा नहीं कि मोटिवेशन उसका लेवल एकदम हाई हो तो ऐसा कि वो सीख जाएगा। सिर्फ सीखने का अवसर, सिर्फ उसको अवसर मिलेगा तो ऐसा नहीं कि वो सीख पाएगा। अगला ऑप्शन है, योग्यता एवं अभिप्रेरणा का वांछित होना, यानी एलिजिबिलिटी और मोटिवेशन दोनों होना चाहिए, उसका सीखने का भी अति होना चाहिए और अभिप्रेरणा यानी मोटिवेटेड भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। जब भी कक्षा और संप्रेषण, यानी कक्षा किससे ओरिएंटेड होना चाहिए, सिर्फ छात्र और छात्र से, न कि शिक्षक ओरिएंटेड होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी को ऐसा भी कुछ नहीं। और पाठ्य पुस्तक कहीं भी बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का घटक नहीं है, ये पूछ रहा नहीं है। तो देखिए, घटक कौन कौन है वो पहले जान लेते हैं। एम उद्देश्य है, ठीक है, एक्सपीरियंस ये भी है, और सब्जेक्ट, ये तीनों है। लेकिन शिक्षण जो है ये पाठ्यक्रम का घटक नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, शिक्षण। नेक्स्ट देखिए, इसका प्रभावकारी शिक्षण निर्भर करता है, यानी प्रभावकारी यानी इन्फ्लुएंस, यानी क्या कहते हैं उसको, प्रभावकारी शिक्षण कब होगा, जब आपको कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये भी नहीं। शिक्षक की ईमानदारी पर, ये भी नहीं। शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाने और समझाने पर। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक के शिक्षण कार्य की रुचि पर, शिक्षण के
शिक्षण कार्य की रुचि पर। तो देखिए शिक्षण कब प्रभावशाली होगा, जब शिक्षक के शिक्षण कार्य में रुचि होगा। अगर कोई शिक्षक ये नहीं, उसको मन ही नहीं लगेगा पढ़ाने में, तो वो उसका शिक्षण अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों को किस योग्यता के जांच करता है? सही उत्तर स्मरण करने में, ऐसा नहीं होता है। बहुविकल्प यानी क्या, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है, सही उत्तर बनाने में, इसमें उत्तर नहीं बताना रहता है। सही उत्तर की व्याख्यान करें, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कुछ नहीं, बल्कि सही उत्तर पहचानना क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जांच होता है। ठीक है, बच्चे की योग्यता की जांच होता है क्या, सही उत्तर पहचानना। जैसे यही ऑप्शन है 1 2 3 4, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक सदैव अपने छात्रों के एक विषय क्षेत्र में अर्जित ज्ञान को अन्य विषय में ज्ञान जोड़ने में मदद करता है। यह किसको बढ़ावा देता है? पुनर्बलन को नहीं। पुनर्बलन क्या, रिइंफोर्समेंट हो गया कि आप कुछ काम किए तो आपको क्या किया, हौसला बढ़ाया, उसको कहते हैं पुनर्बलन। सहसंबंध यानी इंटर रिलेटेड एवं ज्ञान का हस्तांतरण, जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो उसका यूज कहाँ, फिजिक्स में होता है। यानी क्या, अगर एक विषय आपको आता है तो दूसरे विषय में आपको हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहसंबंध एवं ज्ञान का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर। ठीक है, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, ऐसा नहीं होता है छात्रों की स्वायत्ता, ऐसा नहीं कि ऑटोनोमेसी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों को कई समूह गतिविधियों जैसे समूह चर्चा, समूह प्रोजेक्ट, रोल प्ले इत्यादि में व्यस्त रखता है। यह अधिगम किस आयाम पर विशेष बल देता है? तो देखिए यह आयाम देता है, जैसे एक साथ सब मिल के काम करे, रोल प्ले हो गया, समूह में काम करना हो गया, तो यह क्या करता है, या डिबेट कराना, यह आपको एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम कराता है, ना कि ये मनोरंजन कराएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किसे बढ़ावा नहीं देता है? इसमें क्या है, बढ़ावा नहीं देता, लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देता है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक जिम्मेदारी, इसका भी बढ़ावा देगा। लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को ये बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता। इसका ऑप्शन क्या जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। यानी ये नहीं क्या है कि आप क्या हो, आप लड़का ऐसा हो, क्या लड़का को ऐसे करना चाहिए, लड़की को ये पढ़ना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, इसमें क्या लैंगिक पूर्वाग्रह में ये आ जाता है। अगला ऑप्शन है लैंगिक संवेदनशीलता, यानी क्या हो जाएगा, जेंडर सेंसिबिलिटी। ठीक है, यानी एक अच्छी पुस्तक किसको बढ़ावा नहीं देगा, लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने शिक्षण में श्रव्य, दृश्य, आवश्यक सामग्री एवं भौतिक गतिविधियों का उपयोग करता है। इसलिए करता है क्योंकि वह शिक्षक को आराम पहुंचाता है। ऐसा नहीं शिक्षक को आराम पर्वकारी मूल्यांकन में सुगम नहीं, यानी आपको नंबर देने में ऐसा कुछ नहीं, ऊब से बजाता है, ऐसा भी कुछ नहीं ऊब से बजाता है, बल्कि क्या करता है, अधिकतम से अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना आपको अधिगम में वृद्धि कर देता है। यानी आपका जो सेंस है, 5 सेंस होता है ना, जैसे आपका नोज, ईयर, आई, स्किन और टंग, ये आपको सेंस का उपयोग करने में आपको बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण शक्ति में क्षय के कारण, यानी जिसको सुनने में दिक्कत हो, उसको बच्चों की कक्षा में मुख्य कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी उसको क्या सामना करना पड़ेगा, यानी दूसरों से के साथ समुचित सूचना संप्रेषित, यानी कम्युनिकेशन करने में अथवा साझा करने में अयोग्यता, यानी वह दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरों के साथ परीक्षा देने की योग्यता, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो सुन नहीं सकता ऐसा नहीं होगा कि वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में, उसको पढ़ने में सुनने में दिक्कत है तो पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए क्या, ये भी ऑप्शन गलत। खेल कूद में भाग लेने की योग्यता, ये ऐसा भी कुछ नहीं कि वो खेल कूद में भाग नहीं ले, बल्कि दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में उसको परेशानी हो गई, क्या, दूसरों के साथ संप्रेषित करने अथवा साझा करने में अयोग्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें, शिक्षक छात्र संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी बात सही है? बहुत अनौपचारिक तथा निकट, यानी बहुत इनफॉर्मल हो जाना है,
हो जाना कि मतलब और निकट हो जाना, ऐसा नहीं कुछ कक्षा तक सीमित, ऐसा भी नहीं कि वो कक्षा तक सीमित होना चाहिए। क्या? सौहार्दपूर्ण, ठीक है, और सम्मानपूर्ण यानी एक दूसरे को सम्मान करे, है ना, और सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, न कि उदासीन मतलब सैड नहीं होना चाहिए अपने शिक्षक और छात्र के संबंध का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपकी कक्षा में कुछ ऐसे छात्र हैं जिसकी प्रथम पीढ़ी विद्यालय जाने वाली, ऐसे परिस्थिति में आप, यानी इसका मतलब क्या है, इससे पहले उस घर में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं हो कि जो आगे तक पढ़ाई किया हो, तो इसमें क्या, यानी उसको आप क्या, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो अभिभावक को बुलाकर उन्हें बच्चों को ट्यूशन में पंजीयन कराने के लिए, बिल्कुल नहीं, ट्यूशन बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उन्हें कक्षा की गतिविधियों एवं गृह कार्य में सभी प्रकार की सहायता करेंगे, ये ऑप्शन ठीक लगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। उन्हें उत्तर को कंठस्थ करके 5 बार लिखवाना, ये भी कोई अच्छा काम नहीं है। उन्हें उन बच्चों को कहें कि हम आगे पढ़ने की क्षमता, उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, और उन्हें अपने अभिभावकों के कार्य में हाथ बटाना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है कि आपके यहाँ कोई पढ़ने आया था, आप उसको बोले कि तुम आप नहीं ऐसा कर सकते, तो क्या हो जाएगा, उन्हें कक्षा की गतिविधियों में गृह कार्य उसको हेल्प करेंगे कि कैसे वो आगे से आगे बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। एक प्रभावकारी शिक्षण सहायक सामग्री, रंगीन और देखने में अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है ना, जिससे जैसे आपका चार्ट पेपर हो गया और कोई भी आइटम्स हो गया जो कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होता है, वो रंगीन और देखने में अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं। सभी मन शक्तियों को सक्रिय बना दे, ऐसा देख के आपका जो 5 सेंसेस है वो क्या हो जाएगा, एकदम एक्टिव हो जाए, सभी छात्रों को दिखाई दे, ऐसा कुछ भी नहीं। निर्माण एवं उपयोग में सरल होती है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि अभी आपको सभी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो शक्तियां हैं, वो आपको एक्टिव बना दे, देखते हैं आप एक करने में उसका आप एक्टिव हो जाए। ठीक है, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया का सही क्रम व्यवस्थित करें। तो देखिए, यानी इसका मतलब क्या, शिक्षण प्रक्रिया का क्रम, यानी कैसे पहले उसको पढ़ाया जाए। तो क्या होगा इसमें, देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध करना, मूल्यांकन, पुनर्शिक्षण, उद्देश्यों का निर्माण करना, अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले क्या, उद्देश्य का निर्माण करना, क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर में हो जाएगा, उद्देश्य का निर्माण करना। ठीक है, और देखिए इसमें ऑप्शन से ढूंढेंगे तो क्या आपको ये डी नंबर ऑप्शन आपको पहले आएगा। इसको आगे देख लेते हैं कैसे होता है, उद्देश्यों का निर्माण करना। अब देखिए बाकी में किसी में 4 में नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध करना, यानी जो हम लोग पहले जानते हैं उससे उसको इंटरलेट करना। अगला क्या है, अधिगम सामग्री का प्रस्तुति, उसके बाद हम लोग क्या प्रस्तुत करेंगे, अपने प्रेजेंटेशन देंगे कि कैसे आगे इस चैप्टर को बढ़ना। उसके क्या मूल्यांकन करेंगे, यानी एवेल्युएट करेंगे, नंबर कर देंगे। उसका पुनर्शिक्षण की कहाँ कमी रह गई उसको देखेंगे, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंध का मुख्य दायित्व किस प्रकार होता है, किसका मुख्य दायित्व होता है। तो देखिए विद्यालय में प्रधानाचार्य भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं और प्रबंधक भी होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं है। क्या बोला, रिजल्ट का अधिगम यानी टीचिंग का रिजल्ट नहीं है। देखिए पहले इसका परिणाम जान लेते हैं, परिपक्वन यानी मैच्योरिटी, ठीक है, संप्रत्यय ये भी सही है, संप्रत्यय यानी कंसेप्ट, ठीक है, और उसके बाद क्या कौशल, ये भी ठीक है, लेकिन क्या इसमें बोला नहीं है, यानी अभिवृत्ति नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यालय के अध्यापक को की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है, विषय में गुड ज्ञान, ठीक है, अच्छी संप्रेषण क्षमता, छात्र कल्याण चिंता, प्रभावशाली नेतृत्व का गुण। तो सबसे अच्छी बात होगा कि एक विद्यालय के शिक्षक को कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए स्टूडेंट से, ठीक है, यानी अच्छे से वो बातचीत कर पाए, उसका बात स्टूडेंट समझ पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं।
क्योंकि समाज में अध्यापक की बहुत सम्मान मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आजकल अध्यापक का वेतन बहुत आकर्षक होगा, ये नहीं होगा क्योंकि शिक्षण में रुचि है। ठीक है, इसमें शिक्षण में रुचि है। अगला है क्योंकि मेरे पिता यही चाहते थे। ऐसा नहीं कि आपके माता पिता जो चाहे वो हो जाए। समाज में अध्यापक को सम्मान मिलता है, ये भी सही है, लेकिन क्योंकि आप शिक्षक क्यों बनना चाहेंगे? क्योंकि आप इसमें रुचि है, तभी आप इसको अच्छे ढंग से निभा पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने छात्र में सामाजिक दायित्व की भावना का विकास आप किस प्रकार करेंगे? सामाजिक उत्तरदायित्व भाषण देकर, ऐसा नहीं कि आप भाषण देते रह जाए। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उदाहरण, नहीं ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रिनोल्ड पर्सन यानी प्रभावशाली व्यक्ति का उदाहरण देते रह जाए, ऐसा नहीं। विद्यालय में पाठ्योत्तर कार्यक्रम का आयोजन करके, यानी इसमें क्या जब भी क्या करके आ जाए कि आप उसमें बच्चा उसमें स्वयं इन्वॉल्व हो जाए तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय में छात्रों को विभिन्न प्रकार का दायित्व सौंप कर, ऐसा नहीं कि उसको दायित्व सौंप कर या उसको सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न, बल्कि आप उसको कार्यक्रम में आयोजन करके उसको आगे बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अध्यापक के रूप में उन छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा जिन्हें आपस में झगड़ते हैं? तो देखिए, झगड़ने का कारण उसे दूर करने का प्रयास करना, प्रचार को सूचित करें। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप हेड सर के पास यानी प्रिंसिपल के पास चले जाए। समस्या को सुलझाने के लिए उन्हें अन्य अध्यापकों को यानी दूसरे टीचर को भी नहीं कहेंगे, उन छात्रों पर ध्यान नहीं देंगे, ये बिल्कुल नहीं करना। तुमको क्या करना है? झगड़ों को कारण यानी झगड़ा का कारण क्या है उसको पता लगाएंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक अवसरों के समानता के अपेक्षा के विरुद्ध जा रहा है? देखिए, ये आपको सरकारी सहायता प्राप्त, ये सही है। ठीक है, आश्रम विद्यालय, आपको ये ऑप्शन में ये दिया पब्लिक विद्यालय दिया, जबकि ये नहीं हो, ये आंसर बिल्कुल गलत है। जबकि क्या होगा? आश्रम विद्यालय में ऐसा नहीं कि इससे ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, इसीलिए आंसर क्या जाएगा? विरुद्ध जा रहा है क्या? आश्रम का विद्यालय। पब्लिक विद्यालय भी ठीक है और नवोदय विद्यालय भी ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आश्रम विद्यालय। आपका क्वेश्चन में गलत दिया हुआ आंसर, इसलिए क्या हो जाएगा? आश्रम विद्यालय हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? शैक्षणिक अवसरों की समानता की अपेक्षा के विरुद्ध। आश्रम में क्या होगा? वो अपने ही सिर्फ अपना रिलीजन जो भाषा होगा, अपना जो कास्ट का चाहे जो धर्म का जो भाषा होगा वही इसमें पढ़ाया जाएगा आश्रम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विद्यालय के लिए समय सारणी तैयार करते समय विषयों को पीरियड आवंटन करने किस आधार पर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए क्या? विषय की कठिनाई स्तर, ऐसा नहीं कि विषय की कठिनाई स्तर पर छात्रों की रुचि, ऐसा भी नहीं। शिक्षकों की सुविधा है, शिक्षक के अनुसार नहीं कि शिक्षक को सुविधा हो, बल्कि इस तरह से होना चाहिए शिक्षकों की उपलब्धि यानी क्या? जो शिक्षक की उपलब्धि हो उसके अनुसार उसको पीरियड बांटना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।